नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में भी हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे परटूसिस, ऑप्शन बी। डीपीटी वैक्सीन में जो पी किसे संदर्भित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे परटूसिस को संदर्भित करता है। और दोस्तों, डी से आप लोग याद रखेंगे डिप्थीरिया, और टी से टेटनस, और पी से परटूसिस। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, सूचित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे परटूसिस को संदर्भित करता है, सूचित करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, बतानी है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 1465 किलोमीटर। आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग याद रखेंगे 1465 किलोमीटर दोस्तों, गोदावरी नदी की कुल लंबाई, और इसी के साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? दोस्तों, बतानी है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य को अधिकतर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, बताने है कि उड़ीसा राज्य को सबसे अधिक किस किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चक्रवात, यानी कि साइक्लोन। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। उड़ीसा राज्य दोस्तों लगभग, या कहें कि हर साल दोस्तों अधिकतर ये क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है ओडिशा राज्य को, और दोस्तों वो प्राकृतिक आपदा होता है चक्रवात। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे चक्रवात, यानी कि साइक्लोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों, बताने है कि वह कौन सी धातु है जिसे क्या किया जा सकता है? आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे वह धातु है सोडियम, ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे सोडियम धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई इकाई है? दोस्तों, बताने है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध का होता है दोस्तों ओम, ऑप्शन बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोग याद रखेंगे, प्रतिरोध का एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है? दोस्तों, बतानी है कि जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ, इन खाद्य पदार्थों में दोस्तों दुर्गंध आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? यानी कि वसा और तेलों का क्या होता है कि उससे दुर्गंध आता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का जो मुख्य कारण है वो है दोस्तों वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि दोस्तों वसा और तेलों का जो ऑक्सीकरण होता है, इसी के कारण खाद्य पदार्थों से क्या आता है? दुर्गंध आता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी, इनको दोस्तों आप सभी जानते होंगे। बतानी है कि चिरंजीवी ने दोस्तों किस राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिन्होंने क्या किया, बाद में कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे उस पार्टी का नाम था प्रजा राज्यम पार्टी, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, प्रजा राज्यम पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी। और दोस्तों बाद में इन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इस पार्टी को विलय कर दिया। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, पार्टी का नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि का तरत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? दोस्तों बताने है कि ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आवृत्ति पर, ऑप्शन ए। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आवृत्ति पर, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 ईस्वी में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है जिन्होंने दोस्तों वर्ष 2017 ईस्वी में इन्होंने भारतीय नौसेना में शामिल हुई? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शुभांगी स्वरूप, ऑप्शन सी। आप लोग याद रखेंगे वर्ष 2017 में दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट हैं, क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे शुभांगी स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों बताने है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी, कब स्थानांतरित की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाइड्रा प्रजनन करता है। दोस्तों बताने कि हाइड्रा जो होता है किस प्रकार प्रजनन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुकुलन द्वारा, ऑप्शन सी। हाइड्रा किस प्रकार प्रजनन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुकुलन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? दोस्तों बतानी है कि हम जो भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे जो प्राप्त होती है कुछ ऊर्जा, वो किस में संग्रहित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी। ग्लाइकोजन में क्या होती है दोस्तों? ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे ग्लाइकोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? दोस्तों बतानी है कि एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संग्रहित रहती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है किस रूप में संग्रहित रहती है? तो आप लोग याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों बतानी है कि कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य भारत का सबसे दोस्तों सोयाबीन उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है, ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। इसीलिए दोस्तों इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग एक लाइक अवश्य कर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे त्वरण, ऑप्शन सी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे त्वरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विज्ञान व तकनीक,
ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों यह जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार, यानी कि प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे विज्ञान व तकनीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बताने है कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, इस क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे प्लांक। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, इस क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे प्लांक ने। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों बताने है कि मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी, यानी कि बोन मैरो में। जी हाँ दोस्तों, अस्थि मज्जा में जो होता है लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। कहाँ निर्माण होता है? आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा, यानी कि स्किन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हीमोग्लोबिन क्या होता है? दोस्तों बताने है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे हीमोग्लोबिन दोस्तों प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी में पाया जाता है। रक्त के आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। आप लोग याद रखेंगे किस में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिका में, यानी कि आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों बताने हैं कि हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है, उस ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे चमकीला नारंगी रंग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो आप सभी याद रखेंगे चमकीला नारंगी रंग का होता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रौफ लोक नृत्य का संबंध है। दोस्तों बताने है कि रौफ जो है लोक नृत्य, यह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। रौफ लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताने हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे गैलीलियो गैलीली ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। दोस्तों बताने हैं कि अदरक और आलू के हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे तना। ऑप्शन डी। अदरक और आलू के जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे तना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? दोस्तों बताने हैं कि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं ये किस प्रकार के तरंगे होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आप लोग याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों।